सो दिस इज़ द लास्ट एंड फाइनल पार्ट ऑफ राइज ऑफ मराठा क्लास 8। बेसिकली काफ़ी अच्छा चैप्टर था, सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिला। तो मार्किंग स्किल स्कीम तो हर स्कूल में अलग अलग रहेगी, तो उस पर तो ज़्यादा हम बात नहीं करने वाले। बट बेसिकली जो लास्ट वाला पार्ट है ना चैप्टर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब तक हमने ये तो पढ़ लिया कि किस तरीके से मराठा साम्राज्य का उदय हुआ था, शिवाजी का क्या रोल था, शिवाजी के जाने के बाद मराठा साम्राज्य को क्या क्या दिक्कतें आई। दिस इज़ ऑल अबाउट। अब यहाँ पे जो पढ़ना है वो कल्चरल रिवाइवल के बारे में पढ़ना है। दूसरा जो मराठाओं की दूसरी ब्रांच थी जो साउथ में जाके फ्लरिश करने वाली थी, उसके बारे में आपको रीड करना है। तो बेसिकली ज़्यादा कुछ बचा नहीं इस चैप्टर में। तो आज हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर देंगे। तो लेट्स बिगिन। वेलकम ऑन द एडू 5 GS विद निखिल राजकुमार रावत। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कल्चरल रिवाइवल। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा व्हाट इज द कल्चर। देखो, कल्चर एक कंपोजिट चीज़ है। कंपोजिट चीज़ का मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। आर्ट, कि किस तरीके की आर्ट थी, किस तरीके की पेंटिंग हो रही थी, किस तरीके का आर्किटेक्चर था, खाना किस तरीके से खा रहे थे। जैसे ये एक जगह है, ठीक है, इस जगह पे पहले से कुछ लोग रह रहे होंगे, बट यहाँ पे क्या है, मराठा एम्पायर आया। तो मराठा एम्पायर आने के बाद में किस तरीके से ये चीज़ें फ्लोरिश की, किस तरीके से इन चीज़ों में प्रॉफिट हुआ, किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी। दिस इज ऑल अबाउट अ कल्चर। जिस जगह पे आप रहते हो उसकी सारी चीज़ें कल्चर का पार्ट है। जैसे आपका खाना, आपके कपड़े, आपके गाने गाए जाते हैं, शादियों में कुछ रिचुअल्स होते हैं, आप त्यौहार मनाते हो, ये सब क्या है, कल्चर है। तो मराठा एम्पायर के फ्लोरिश होने से वहाँ पे कल्चरल रिवाइवल हुआ। रिवाइवल का मतलब क्या होता है, पुनरुत्थान। कोई चीज़ पहले से थी बट बीच में वो रुक गई, बट मराठाओं ने आगे इसको फिर से उठाया, तो दिस कॉल द रिवाइवल। तो कल्चरल रिवाइवल का सिंपल सा मीनिंग यही है कि उस जगह पे जो कल्चर था उससे मराठा एम्पायर को उसको मराठा एम्पायर ने किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाया। तो ये, तो प्रिजर्विंग द इंडियन कल्चर्स। अब जैसे मैंने यहाँ पे जो पिक लगाई, दिस इज द पिक ऑफ द स्टैम्प स्टार्टेड बाय द छत्रपति शिवाजी। मराठा मेड द इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंडियन कल्चर। दूसरा, प्रमोटेड द इंडियन लैंग्वेज, ट्रेडिशन एंड वैल्यू। क्योंकि मराठा एम्पायर का जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडियन कल्चर में काफ़ी ज़्यादा है। सबसे पहले इन्होंने लैंग्वेज को आगे बढ़ाया। लैंग्वेज में केवल मराठी लैंग्वेज नहीं थी, संस्कृत भी थी। आसपास की जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज थी उनको भी इन्होंने आगे बढ़ाया। दूसरा, ट्रेडिशन। जैसे मैंने आपको बताया था, जो छत्रपति शिवाजी थे उनका जो लास्ट में सिंहासन अवरोहण हुआ था, राज तिलक हुआ था, वो वैदिक रीति रिवाज से हुआ था। तो उन्होंने क्या, वैल्यूज को भी आगे बढ़ाया। छत्रपति शिवाजी ने किसानों के लिए बहुत सारे काम किए, तो उसको भी आप बोल सकते हो कि उन्होंने एक राजा होने की वैल्यू को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया। छत्रपति शिवाजी इनक्रेज द कल्चरल प्राइड। आपको समझना पड़ेगा कि छत्रपति शिवाजी के जो गुरु हैं वो समर्थ गुरु रामदास हैं। मैंने आपको सबसे पहले पार्ट में पढ़ाया था। तो उन्होंने भी छत्रपति शिवाजी को यही बताया कि किस तरीके से आपको अपने कल्चरल प्राइड को आगे बढ़ाना है। जिस तरीके से उन्होंने भगवा ध्वज को अपनाया, जिस तरीके से वो चीज़ों को आगे बढ़ा रहे थे, जिस तरीके से वो लैंड रेवेन्यू पे काम कर रहे थे, तो वो सारी चीज़ें कल्चरल प्राइड से जुड़ी हुई थी। क्योंकि सारी की सारी जो मराठा पावर थी वो यूनाइट होने वाली है। यूनाइट होने वाली किसके लिए, हिंदवी स्वराज के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द एफर्ट हेल्प टू रिवाइवल द एंशियंट इंडियन हेरिटेज। तो एंशियंट इंडियन हेरिटेज को आगे बढ़ाने में मराठाओं ने बहुत ज़्यादा काम किया। फॉर एग्जाम्पल काशी विश्वनाथ टेम्पल। अभी आप आगे अहिल्याबाई होलकर के बारे में पढ़ोगे, उन्होंने काशी विश्वनाथ टेम्पल को फिर से बनवाया। तो जो एंशियंट इंडियन हेरिटेज था उसको बढ़ाने में भी मराठा एम्पायर ने बहुत अच्छा काम किया। मराठा प्लेड अ मेजर रोल इन द इंडियन कल्चर रिवाइवल। तो यहाँ पे ये पहली स्लाइड का कंक्लूजन है, क्योंकि हर स्लाइड के लास्ट में ना मैं कंक्लूजन डाल देता हूँ। बेसिकली अगर आपको रिवाइज करना है तो डेफिनेटली मैं टाइम मिलती नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, और अगर कोई अच्छी सी वर्कशीट हुई तो उसका सॉल्यूशन भी करा देंगे। और दूसरा, आप इन स्लाइड से भी पढ़ सकते हो। अब शिवाजी विजन फॉर द स्वराज। आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस स्वराज की बात कर रहे हैं शिवाजी, क्योंकि हमेशा आप मूवी देखो उसमें भी आपको स्वराज की मिलेगा। जैसे आपने छावा मूवी देखी, वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा लगातार जो विकी कौशल का रोल है छत्रपति संभाजी महाराज, वो भी हमेशा स्वराज की बात कर रहे हैं। तो शिवाजी विजन फॉर द स्वराज द सेल्फ रूल वॉज रिफ्लेक्टेड इन द रॉयल सील। जो मैंने आपको अभी सील दिखाई थी, ये वाली, वो जो सील है वो रॉयल सील है। ये जो देख रहे हो ना आप, ये वाली जो सील देख रहे हो, ये वाली ये छत्रपति शिवाजी की रॉयल सील है। तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा दिस सील कैरिड अ संस्कृत इंस्क्रिप्शन। दिस वॉज डिफरेंट फ्रॉम द पर्सियन सील कॉमनली यूज एट दैट टाइम। यानी जो छत्रपति शिवाजी का सेल्फ रूल का विजन है वो आपको समझना पड़ेगा किस तरीके से। क्योंकि जब उन्होंने अपना शासन शुरू किया तो उन्होंने सिंपली और सिंपली संस्कृत लैंग्वेज की सील बनवाई। द इंस्क्रिप्शन एम्फसाइज द वेलफेयर ऑफ पीपल। तो यानी जो सील है उसमें लोगों के वेलफेयर की बात की गई है। एक तरफ तो औरंगजेब है, उसका पूरा का पूरा मोटिव अपने साम्राज्य को एक्सपेंशन करने में, हमने पढ़ा था ना किस तरीके से मुगल साउथ में आ रहे थे, ठीक है। तो ये, तो दिस इज ऑल अबाउट। तो उस इंस्क्रिप्शन में जो सेल्फ रूल है उसका मीनिंग यही है कि छत्रपति शिवाजी अपने रूल के थ्रू गरीबों का भला करना चाहते थे। द शिवाजी कनेक्टेड द पॉलिटिकल पावर विद द इंडियन कल्चरल आइडेंटिटी। उन्होंने संस्कृत को अपनी सील के लिए यूज किया। ज़्यादातर किंग उस टाइम पे पर्सियन कर रहे हैं,
ठीक है, वो चाहते तो मराठी भी कर सकते हैं, बट दे वॉन्ट टू कनेक्ट आवर रूल विद द एंशियंट कल्चर, इसीलिए उन्होंने संस्कृत को क्या किया, यूज किया। तो स्वराज का मतलब दो है, एक तो लोगों की भलाई, दूसरा एंशियंट कल्चर को फिर से रिवाइवल करना। तो ये लैंग्वेज रिफॉर्म, सबसे पहले उन्होंने लैंग्वेज रिफॉर्म किया, उसमें भी मोस्टली मराठी और संस्कृत में बहुत काम किया है। ठीक है, वैसे तो कन्नड़ में भी बहुत सारा काम हुआ है, तमिल लैंग्वेज में भी बहुत सारा काम हुआ है, बट जो मोस्ट ऑफ द वर्क है उनका वो किस में बेटा, संस्कृत में और मराठी में आपको देखने को मिलेगा। शिवाजी प्रमोटेड द मराठी एज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज। ठीक है, तो ही कमीशन द राज्य व्यवहार कोश सॉरी राज्य व्यवहार कोश एंड ट्रिटीज प्रोवाइड द संस्कृत अल्टरनेटिव टू द पर्शियन वर्ड्स। तो उन्होंने सबसे पहले मराठी को एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज चूज किया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज? तो एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि उस लैंग्वेज का यूज पूरे राज्य की जनता को करना पड़ेगा। जैसे ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज को एज अ इंग्लिश चूज किया। जैसे मैं बात करता हूँ 1833 में जो मैकाले कोड आया था, उसमें पर्शियन लैंग्वेज को रिप्लेस कर दिया था। जो मुगल्स की लैंग्वेज थी पर्शियन, उसको इंग्लिश से रिप्लेस कर दिया था। अगर आपको कोई भी चीज़ करनी है जो लीगल है, तो आपको वो सारी चीज़ों को करने के लिए इंग्लिश सीखना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने मराठी को प्रमोट करने के लिए सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज बनाई। दूसरा, उन्होंने राज्य व्यवहार कोश बनाया और उसमें सिंपली जो पर्शियन वर्ड थे उनका संस्कृत अल्टरनेटिव ढूंढने को कहा। जैसे आज की डेट में आपने कोतवाल सुना होगा, कोतवाली सुना होगा, थाना सुना होगा, है ना, अमल सुने होंगे, तहसीलदार सुने होंगे। ये सारे वर्ड कौन से हैं? उर्दू और फारसी वर्ड हैं। एंड यूज द फॉरेन वर्ड्स इन द एडमिनिस्ट्रेटिव डिक्रीज। तो उनके टाइम में जो विदेशी शब्दों का यूज हो रहा था उन वर्ड्स को उन्होंने कम किया ताकि हम अपने वर्ड्स को क्या कर सकें, आगे बढ़ा सकें। तो राज्य व्यवहार कोश वॉज क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन द मराठी एडमिनिस्ट्रेशन एंड लैंग्वेज रिफॉर्म प्रमोट द कल्चरल इंडिपेंडेंस। जैसे जैसे लोगों को समझ में आने लगा कि हमको अपनी लैंग्वेज से जुड़ना है, तो लोगों ने क्या किया, अपने कल्चर पे मतलब प्राइड करना शुरू किया, लगातार उन चीज़ों को समझना शुरू किया। तो दिस इज ऑल अबाउट। तो आपको एक चीज़ तो समझ में आई कि जो शिवाजी का मोटिव है वो क्या, पर्शिया के साथ साथ और भी जो विदेशी लैंग्वेज हैं उन सारी लैंग्वेजेस को क्या करना है, रिप्लेस करना है। उसके अलावा उन्होंने जो वो पर्शियन लैंग्वेज थे उनके इंडियन सब्स्टिट्यूट यानी संस्कृत के वही वर्ड निकाले। तो दिस इज ऑल अबाउट। अब रिलीजियस पॉलिसी ऑफ द शिवाजी तो सब रिफ्लेक्ट फॉर द रेस्पेक्ट फॉर द और रिलीजन। ऐसा नहीं था कि औरंगजेब की तरह वो एक रिलीजन के लिए लगातार फेवरेबल हूँ, क्योंकि उनकी आर्मी में बहुत सारे मुस्लिम्स भी थे। तो वी कैन से दैट कि शिवाजी की जो पॉलिसी वो थी वो किसी भी रिलीजन के लिए अगेंस्ट थी। शिवाजी वॉज द डिवोटी हिंदू रूलर, ही रेस्पेक्ट द पीपल्स ऑफ अदर रिलीजन। यानी हिंदू किंग तो हैं, बट साथ साथ वो क्या हैं, पूरे के पूरे राज्य में क्या कर रहे हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूट को प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या है, उस टाइम पे जो किंग हैं, जो मुगल किंग है, उनका बस एक ही काम है। वो काम क्या है बेटा, सिंपली और सिंपली हिंदू टेम्पल्स को तोड़ना। तो इसीलिए एक ऐसे रूलर की ज़रूरत है जो क्या करे, लगातार उन इंस्टीट्यूशंस को बचा सके। तो शिवाजी ने लगातार हिंदू टेम्पल्स को बचाया और जो तोड़ दिए गए थे उनको रिकंस्ट्रक्ट कराया। तो ही प्रोटेक्टेड द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। उन्होंने मंदिर बचाए, उन्होंने मठ बचाए, उन्होंने गुरुकुल्स बचाए। हिज रूल इंक्रीज द हारमोनी एंड टॉलरेंस। यानी उनका जो रूल था, लगातार वहाँ पे आपको टॉलरेंस देखने को मिलेगी। जो डर का शासन औरंगजेब के रूल में था वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। देखो मैं चीज़ों को ज़्यादा आगे बढ़ा के तो नहीं पढ़ा रहा, बट मेनली अगर मैं बताऊँ कि एक मैंने बुक रीड की थी जब मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था, तो हाँ क्लास 12 NCERT, उसमें लिखा हुआ था कि औरंगजेब का इतना खौफ था कि सिंपली जब उसके बेटे को उसका खत मिलता था तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता था। तो शिवाजी बैलेंस द रिलीजियस फेथ विद द रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। शिवाजी ने सिंपली जो डाइवर्सिटी थी उसको रेस्पेक्ट किया। क्योंकि जो ये कंट्री होती है ना बेटा, उसमें डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं। उसमें हिंदू भी रहते हैं, उसमें मुस्लिम भी रहते हैं, उसमें सिख भी रहते हैं, उसमें पारसी भी रहते हैं, उसमें जैन भी रहते हैं, उसमें बौद्ध भी रहते हैं। तो आपको लगातार सारे धर्मों की रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। किसी भी आदमी को रिलीजियस तौर पे ट्रीट करने से अच्छा ये है कि पहले हम ये सोचें कि ये जो आदमी है वो भी क्या है, ह्यूमन बीइंग है। तो ये चीज़ें आपको लगातार और लगातार शिवाजी के रूल में देखने को मिलेगी। एक तरफ तो औरंगजेब है जो लगातार आगे बढ़ रहा है, उसका एक मोटिव है सिंपली और सिंपली क्या करना, एक रिलीजियस वॉर स्टार्ट करना। ठीक है, दूसरी तरफ आपको शिवाजी का रूल देखने के लिए मिलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट। इसके आगे जब आप पढ़ोगे तो रिवाइवल ऑफ द टेम्पल एंड लिटरेचर। जैसे ये काशी विश्वनाथ टेम्पल है, बहुत बार इसको तोड़ा गया, लाइक सोमनाथ मंदिर, अभी भी इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है।
तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो मंदिर बना हुआ है ओल्ड वाला, इसके ऊपर जो गोल्डन सीट लगी हुई है, ये भी मराठा क्वीन अहिल्याबाई होल्कर ने लगवाया था। तो आप सोच सकते हो उनके जो डिसेंडेंट है वो भी उस काम को थोड़ा आगे ये जारी रखेंगे। डिक्री द temples was rebuilt, डेस्क्रेटेड टेम्पल वॉज रिबिल्ड, संस्कृत लिटरेचर रिसीव द रॉयल सपोर्ट। यानी जितने भी मंदिरों को तोड़ा गया था उन मंदिरों को लगातार रीबिल्ड किया जाएगा, उन सारे मंदिरों को रीबिल्ड किया जाएगा, नए मंदिर बनवाए जाएंगे। इसका मतलब जो किंग हैं वो क्या करेंगे, मंदिरों को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, संस्कृत लिटरेचर को क्या किया गया, रॉयल सपोर्ट दिया गया, लगातार उनको सपोर्ट दिया जा रहा है ताकि हम नए से नए लिटरेचर को क्या कर सकें, रिवाइवल कर सकें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। किसी भी लैंग्वेज को अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो वो लैंग्वेज खत्म हो जाएगी। अगर हमारे इंडिया में 200 साल और अंग्रेजों का शासन रहता तो डेफिनेटली हमारी लैंग्वेज पे इफेक्ट पड़ता। आज की डेट में आप देखते हो कि इंग्लिश लैंग्वेज का कितना इम्पैक्ट है। हम ये नहीं पूछते कि आपने मध्याह्न भोजन कर लिया, वो बोलता है लंच कर लिया, डिनर में क्या किया। तो ऐसे हज़ारों वर्ड हैं जो हमने अंग्रेजों से अडॉप्ट किए। तो जो रूल है हमेशा कहीं ना कहीं लैंग्वेज को इफेक्ट करेगा, तो उस लैंग्वेज को बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट का तो सपोर्ट देना पड़ेगा। दूसरा, ट्रेडिशनल आर्ट एंड कल्चर इंस्टीट्यूशन वर इंक्रीज। जो भी ट्रेडिशनल आर्ट थी, जैसे ये एक प्लेस है, यहाँ पे जो लोकल आर्ट है उसके रिवाइवल के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे। दूसरा, कहीं पे भी अगर कोई ऐसा डिफरेंट कल्चरल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कोई किसी एरिया में कोई डांस इंस्टीट्यूशन है या कहीं पे कोई साड़ी बनाई जाती है, उन सारी चीज़ों को मराठा एम्पायर में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया। द शिवाजी एक्टिवली प्रिजर्व द इंडियन कल्चर एंड लिटरेरी हेरिटेज। यानी शिवाजी ने क्या किया, मोटे तौर पर इंडियन कल्चर और हेरिटेज को काफ़ी अच्छे से सपोर्ट किया। तो केवल ये नहीं है कि मराठा हिस्ट्री इज ऑल अबाउट अ वॉर, फाइट, प्लंडर, द फाइट विद द मुगल्स एंड टेरिटरी एक्सपेंशन। दिस इज ऑल अबाउट कि लिटरेचर में भी बहुत सारा काम किया गया है, मंदिर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी काम किया गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट, बेसिकली आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये काफ़ी ज़रूरी पार्ट है, क्योंकि यहाँ से चीज़ें ट्रांजिट कर रही हैं। यही वो चीज़ें जो आपको लगातार पढ़नी है। द सेफ्रन फ्लैग इन द कल्चरल आइडेंटिटी। यानी जो सेफ्रन फ्लैग है उसको भी क्या बनाया गया, कल्चरल आइडेंटिटी बनाया गया। बिकॉज जो सेफ्रन कलर है ना, दिस इज द कलर ऑफ इंडिपेंडेंस। द शिवाजी अडॉप्टेड द सेफ्रन कलर फ्लैग, इट बिकम द सिंबल ऑफ मराठा यूनिटी एंड द फ्लैग रिप्रेजेंट द करेज एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। यानी मैंने आपको पहले बोला इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। ऐसा नहीं है कि सैफरन का हिंदुत्व से कुछ लेना देना है। आजकल बहुत सारे रिपोर्टर्स ये दिखाते हैं सैफरॉन्स मीन्स भगवा, भगवा कुछ हिंदुओं से जुड़ा हुआ है। सैफरॉन इज द कलर ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट। अगर आपको सैफरॉन कलर को अपने हाईएस्ट पीक पे देखना है तो कभी भी साफ आसमान में सुबह उगते हुए सूरज को और ढलते हुए सूरज को देखना। पूरा का पूरा आसमान में जो कलर था उस कलर को शिवाजी ने क्या किया, अडॉप्ट किया एट द फ्लैग। बिकॉज जो मॉर्निंग का सन होता है ना, दिस इज द सिंबल ऑफ होप। क्योंकि डेक्कन में लगातार लड़ाइयाँ हो रही हैं, इधर से मुगल हावी हो रहे हैं, अहमदनगर बीच में पिसा हुआ है, नीचे से बीजापुर स्ट्राइक कर रहा है, यहाँ से पोर्चुगीज आ रहे हैं। तो उससे फाइट करने के लिए, उस एरिया को शांति देने के लिए, पीस देने के लिए वहाँ पे मराठा एम्पायर आया है। तो सेफ्रॉन is the symbol of hope, self-respect and courage. Later मराठा continue to using it. अगर मराठा एम्पायर के बाद में जो मराठास थे, जो शिवाजी थे, उनके बाद में जो पेशवाज आए थे, उन्होंने भी इस फ्लैग को क्या किया, यूज किया। और आज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सैफरॉन मॉन्क, हमारे योगी आदित्यनाथ। तो यू नो वेरी वेल अबाउट हिम। अगर नहीं पढ़ा तो एक बहुत शानदार बुक है, आई डोंट नो अबाउट द राइटर नेम, शांतनु सर ने लिखी, काफ़ी अच्छी बुक है, कभी रीड करना। द सैफरन फ्लैग बिकम अ पावरफुल सिंबल ऑफ मराठा आइडेंटिटी। तो यानी एक टाइम के बाद में जो सैफरन फ्लैग है वो मराठा आइडेंटिटी का एक बहुत बड़ा सिंबल बन गया। लोग सिंपली और सिंपली क्या, मराठा आइडेंटिटी को सैफरन फ्लैग से जोड़ने लगे। दिस इज ऑल अबाउट। अब लेगेसी ऑफ द कल्चर रिवाइवल के छोड़ के क्या कहे, हमने बहुत कुछ रिवाइवल किया पर छोड़ा क्या, शिवाजी शोड दैट पावरफुल एम्पायर कुड बी चैलेंज। सबसे पहले तो कितना भी पुराना एम्पायर क्यों ना हो, आप केवल उसको चैलेंज नहीं कर सकते, आप उसको उखाड़ के भी फेंक सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट। मुगल्स को उन्होंने बहुत हैवी तरीके से चैलेंज किया। द मराठा सक्सेसफुली विल्ड एंड एक्सपेंड इट्स ओन एम्पायर। लगातार उन्होंने अपने राज्य को आगे बढ़ाया। His achievement inspired the later rulers and leaders. पेशवा आएंगे, मराठा एम्पायर को आगे 5 पार्ट में ले जाएंगे, आगे जाके मराठा एम्पायर 5 पार्ट में डिवाइड कर जाएगा और सारे पार्ट अपने अपने एरिया में क्या करेंगे, डोमिनेशन करेंगे। जैसे
एंड नागपुर के भोसले हो गए, और गुजरात में जो बड़ौदा थे उसमें गायकवाड्स आए, है ना, सिंधियाज आए। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट ग्वालियर में सिंधिया आए। हिज एग्जाम्पल रिवाइव द कॉन्फिडेंस इन द इंडियन ट्रेडिशन। लोगों को समझ में आने लगा कि ज़रूरी नहीं है कि हम विदेशी ताकतों के सामने अपने रिलीजन को चेंज कर लें, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी होप को छोड़ दें। ओनली वी रिक्वायर्ड अ वन लीडर। और लगातार आपको मराठा एम्पायर में वो लीडर्स मिलते रहेंगे। शिवाजी आएंगे, उसके बाद में संभाजी आएंगे, फिर राजा राम आएंगे, फिर क्वीन ताराबाई आएंगी। तो शिवाजी रिस्टोर्ड फेथ इंडिया इंडियाज अबिलिटी टू गवर्न इटसेल्फ। इसके बाद में क्या होगा, जो लगातार किंग्स हैं और जो आपका इंडिपेंडेंस का जो बॉर्ड होगा उसमें भी लोग शिवाजी के नाम का यूज करेंगे टू गेट इंडिपेंडेंस। ठीक है, द कल्चर रिवाइवल बियॉन्ड द महाराष्ट्र। अब देखो महाराष्ट्र से ज़्यादा ये जो एरिया मैंने आपको दिखाया, जैसे हाउस ऑफ गायकवाड़, हाउस ऑफ भोसलीज, हाउस ऑफ सिंधियाज एंड पेशवाज डोमिनेंस, ये इतने एरिया में इन लोगों का सिंपली क्या होगा, एक कंट्रोल आएगा। ठीक है, द भोसले ऑफ नागपुर सपोर्टेड द लोकल ट्रेडिशन एंड कल्चर। जो ये वाला आप हिस्सा देख रहे हो ना, द भोसलेज ऑफ नागपुर। अब हम इन लोगों की बात करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था जो मराठा पावर लास्ट में 5 पार्ट में डिवाइड कर जाएगी। ठीक है, और इस दिस यूनिटी की वजह से ब्रिटिशर्स घुस पाए। अगर हम मराठाओं में एकता होती तो डेफिनेटली कभी भी ये एंटर नहीं कर पाते। ठीक है, तो दे इमर्ज एज द रिलीजियस एक्टिविटी एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन, दे हेल्प टू प्रिजर्व द इंडियन कस्टम ड्यूरिंग द डिफिकल्ट टाइम। तो जो नागपुर के भोसले थे उन्होंने भी उसी काम को आगे रखा। उन्होंने कहा कि लगातार इंडियन कस्टम्स को उस टाइम में भी संभाल के रखा जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम था, क्योंकि इधर ब्रिटिशर्स आ चुके थे बंगाल में और यहाँ पे मुगल्स अभी भी हैं। तो इस एरिया में जो भी ये एरिया है, इस एरिया में मुगल डोमिनेंस और ब्रिटिश डोमिनेंस से बचाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। देयर एफर्ट स्ट्रेंथन द रीजनल कल्चरल आइडेंटिटी। द नागपुर भोसले प्लेड अ इंपॉर्टेंट रोल प्रिजर्विंग द इंडियन ट्रेडिशन। उन्होंने टेम्पल्स को बचाया। अब जब ब्रिटिशर्स आए उनके सामने नई प्रॉब्लम आई, कन्वर्जन, क्योंकि ब्रिटिशर्स अपने साथ में जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको लेके आए, और क्रिश्चियन मिशनरीज का लगातार ये मोटिव था कि हाउ वी कैन कन्वर्ट द इंडिया इनटू द क्रिश्चियनिटी। तो इस एरिया में ब्रिटिशर्स को डोमिनेंस बनाने में काफ़ी दिक्कत हुई। दूसरा, रिलीजियस एक्टिविटीज़ को इन्होंने आगे बढ़ाया और इंडियन कस्टम्स को भी प्रिजर्व किया। अभी आप द केस ऑफ तंजावुर के बारे में रीड करोगे तब आप इसको और अच्छे से समझ पाओगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द सपोर्ट ऑफ द पुरी टेम्पल। अब देखिए पुरी टेम्पल की अगर मैं बात करूँ, बहुत शानदार टेम्पल है। बेसिकली इसके बारे में अलग से एक चैप्टर बन सकता है। जैसे जो इसका टॉप वाला पार्ट है ना, अगर हवा का डायरेक्शन इस साइड में है तो जगन्नाथ टेम्पल के जो फ्लैग हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लाई करते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो इस एरिया में जो भगवान जगन्नाथ की मूर्ति है वो बेसिकली हर 12 साल में चेंज होती है, अगर मैं ठीक हूँ। जब पूरी की पूरी मूर्ति चेंज की थी ना, पूरी के पूरी जगन्नाथ पूरी की लाइट कट कर दी जाती है, बहुत सारी आर्मी रहती है वहाँ पे, बिकॉज बोला जाता है कि इस मूर्ति के अंदर ना भगवान कृष्ण का हार्ट है। और ये चीज़ काफ़ी सही है, क्योंकि जगन्नाथपुरी का जो टेम्पल है दिस इज ए नो फ्लाइंग जोन। तो जगन्नाथपुरी का जो टेम्पल है वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मुगल अटैक के बाद में यहाँ पे पूजा पाठ नहीं हो रहा था। तो नागपुर के भोसले और जो मराठा थे उनका सबसे बड़ा काम था जगन्नाथपुरी में फिर से पूजा को स्टार्ट करना। द वर्शिप एट द जगन्नाथपुरी वॉज ऑफ्टन डिस्टर्ब्ड बाय द मुगल रूल, यानी मुगल्स ने लगातार हमला किया एंड मराठा हेल्प टू रिवाइव द टेम्पल एक्टिविटी। उन्होंने लगातार सपोर्ट दिया, सिक्योरिटी दी और बोल दिया कि अगर मुगल्स आएंगे तो डोंट वरी, वी विल मैनेज द थिंग्स एंड टेम्पल एंड द इम्पोर्टेंट कल्चरल सेंटर। देखो ओल्ड टाइम में ना, आजकल तो लोग ये डाउट करते हैं कि सर मंदिर में पैसे क्यों चढ़ाने चाहिए, बिकॉज आप मंदिर में जब पैसे चढ़ा रहे हो तो आप एक रोजगार क्रिएट कर रहे हो। आप मंदिर में गए, आप नारियल भी खरीदोगे, आप चुन्नी भी खरीदोगे, आप दूध भी खरीदोगे। कोई लोग बोलते हैं सर शिवलिंग पे दूध चढ़ाने से क्या फ़ायदा, गरीबों को पिलाओ। भाई तुम गरीबों को पिलाओ, 1000 किलो पिलाओ, 2000 किलो पिलाओ। शिवलिंग पे दूध चढ़ाना इज नॉट अ सब्सटीट्यूट कि आपको उसी दूध को पिलाना है जो शिवलिंग पे चढ़ाया जाए। दिस इज नॉट अ राइट थिंग। किसने मना किया है? क्या ये बोला गया कि गरीबों को दूध मत पिलाओ बस शिवलिंग पे चढ़ाओ? नहीं। तो मंदिर की भी एक इकोनॉमी होती थी। चोला टाइम में क्या होता था बेटा, एक ये टेम्पल होता था, सबसे पहले राजा एक टेम्पल बनाता था, उस टेम्पल के सराउंडिंग में पूरा का पूरा ब्लेज बनता था। इस मंदिर में प्रसाद बनाने वाले होते थे, माला बनाने वाले होते थे, मिट्टी के बर्तन देने वाले होते थे, डांस करने वाले होते थे, खाना बनाने वाले होते थे, पूजा करने वाले होते थे, क्लीन करने वाले होते थे। इस मंदिर में आए हुए सारे चढ़ावे से इन लोगों की सैलरी दी जाती थी। तो दिस इज ऑल अबाउट। तो यहाँ पे आपको चीज़ समझ में आई कि जो टेम्पल थे इसको उन्होंने एक कल्चरल सेंटर समझा कि भाई इससे हम बहुत सारी इकोनॉमी को जनरेट कर सकते हैं। और ये बात सही भी है। आज की डेट में साउथ में जितने भी टेम्पल्स हैं वो सारे टेम्पल्स क्या करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है, ना चर्च टैक्स देती ना मस्जिद टैक्स देती, फिर भी जो गवर्नमेंट है साउथ इंडिया में वो क्या करते हैं, टेम्पल से टैक्स लेते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, इकोनॉमी को आगे तो बढ़ा रहे हैं ना।
बिकॉज जैसे तिरुपति बालाजी टेम्पल की बात करें तो बहुत ज़्यादा इनकम होती है वहाँ की। तो जैसे जगन्नाथ टेम्पल लोकेटेड इन द पुरी उड़ीसा, यानी उड़ीसा पे जो पुरी का तट है वहाँ पे आपको जगन्नाथ स्वामी का मंदिर देखने को मिलेगा। चैप्टर समरी, दिस इज नॉट अबाउट अ चैप्टर समरी, दिस ए कल्चरल रिवाइवल। शिवाजी प्रमोटेड द स्वराज्य, रॉयल सील कैरिड आ संस्कृत इंस्क्रिप्शन, द राज्य व्यवहार कोश प्रमोटेड द मराठी एडमिनिस्ट्रेशन, टेम्पल लिटरेशन एंड आर्ट रिवाइव्ड, द सेफ्रॉन फ्लैग बिकम द सिंबल ऑफ मराठा प्राइड एंड मराठा हैड टू प्रेजेंट द इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन। अगर आपने पूरा नहीं पढ़ा, अगर आप इस स्लाइड को भी रट के चले जाते हो, डेफिनेटली आपके बहुत सारे एमसीक्यूज और क्वेश्चंस हो जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट द थ्रू द लैंग्वेज रिफॉर्म एंड रिलीजियस टॉलरेंस, कल्चर पैट्रोनेज एंड द विजन ऑफ द स्वराज, द मराठा बिकम द इम्पोर्टेंट प्रोटेक्टर एंड प्रमोट द हेरिटेज ऑफ इंडियन कल्चर। तो लगातार क्या है, इन्होंने इंडियन हेरिटेज और कल्चर को आगे बढ़ाया। तो दिस इज ऑल अबाउट। आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, एक जो राजा होता है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जैसे आज की डेट में जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे उनकी भी काफ़ी हैवी जिम्मेदारी होती है। तो उस जिम्मेदारी को शिवाजी ने बहुत अच्छे तरीके से निभाया। इसके बाद में हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द माइटी मराठा वुमेन। देखो मराठा एम्पायर में ना केवल और केवल राजा ही नहीं है, मेल का काउंटर पार्ट नहीं है, साथ साथ फीमेल भी ऐसा रोल प्ले करेंगी जिससे मराठा एम्पायर को काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है। क्योंकि हमने बहुत बार रीड किया था कि एक राजा है, ठीक है, ये राजा जब एक खत्म होगा दूसरा राजा आएगा तो बीच में वैक्यूम क्रिएट होगा। अब जैसे इमेजिन करो, ये जो पर्सन ये है वो किंग है, वो एक्सपायर कर गया, अभी जो पर्सन बी हैं वो बहुत छोटे हैं, तो क्या होगा उस टाइम पे जो की क्वींस हैं वो उस राज्य को स्टेब्लिश करने में काफ़ी रोल निभाएंगी। तो इस रेफरेंस में हम दो लोगों के बारे में रीड करेंगे। फर्स्ट इज द अहिल्याबाई होलकर, दूसरा रानी ताराबाई। ओके, तो बाई मीन्स फॉर द फीमेल्स। तो मराठा एम्पायर वाज स्ट्रेंथ इन और द रिमार्केबल वुमेन लीडर्स एंड द फेमस एग्जाम्पल ऑफ द अहिल्याबाई होलकर एंड द ताराबाई। तो इनका रोल क्या है, सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, साम्राज्य को स्टेबिलिटी दी है और ग्रोथ। यानी लगातार इन लोगों के विजन इस तरीके से थे कि जहाँ पे साम्राज्य टूट सकता था उस एरिया में जाके इन लोगों ने अपने विजनरी आइडिया से उस साम्राज्य को टूटने से बचाया। दैट्स कॉल्ड द स्टेबिलिटी। दूसरा, उस साम्राज्य में लगातार ग्रोथ बनाए रखी, और ग्रोथ का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ जीडीपी, जो लोग थे उनका मराठा साम्राज्य में लगातार विश्वास बना रहे। दिस इज ऑल अबाउट द ग्रोथ। दे बिकम द सिंबल ऑफ करेज एंड लीडरशिप, यानी लोगों ने उनको एज अ सिंबल ऑफ करेज एंड लीडरशिप देखा। तो यू कुड इमेजिन कि जो मराठा सोसाइटी वो कंजर्वेटिव सोसाइटी नहीं है। दिस इज अ सोसाइटी जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो फीमेल हैं वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में, डिसीजन मेकिंग में क्या कर रही हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं। एंड मराठा वुमेन प्लेड अ वाइटल रोल इन प्रिजर्विंग एंड एक्सपेंडिंग द एम्पायर। तो इनका एक बहुत महान रोल था राज्य को बनाए रखने में और आगे बढ़ाने में। बेसिकली जब आप अहिल्याबाई होलकर की बात करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो अहिल्याबाई होलकर हैं वो इंदौर डायनेस्टी से आती हैं, और अप्रॉक्सीमेट 30 ईयर तक इन्होंने क्या किया, पूरे के पूरे राज्य को बांध रखा। एंड शी नोज फॉर द गुड एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसर्न फॉर द पीपल, यानी इनको जाना जाता है कि सबसे पहले तो ये एक बहुत अच्छी प्रशासिका थी। प्रशासिका का मतलब ये लगातार लोगों की बात को सुनती थी। दूसरा, इनके डिसीजन राज्य के लिए प्रॉफिटेबल होते थे। व्हाट द मीनिंग ऑफ द गुड एडमिनिस्ट्रेशन? गुड एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन में लिए गए डिसीजन कि किस तरीके से टैक्स लेना है, इन द विच वे वी नीड टू मेंटेन आर्मी, लोगों को किस तरीके से पनिशमेंट देना है। तो दिस इज ऑल अबाउट। दूसरा, लोगों की कंसर्न के लिए हमेशा खड़ी रहती थी, जैसे लोगों को क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे रोड बनवाना, जैसे सराय मतलब होटल्स बनवाना, ओके, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ अ घाट जहाँ पे लोग नहाते हैं वो बनवाना, मंदिर को रिकन्स्ट्रक्शन करवाना। अहिल्याबाई होलकर वॉज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट रेस्पेक्टेड फीमेल रूलर। ओके, तो ये ऐसी महिला थी जिनका बहुत ज़्यादा क्या किया जाता है, रेस्पेक्ट किया जाता है। दूसरा, बिल्डर ऑफ द इंडिया हेरिटेज। इन्होंने काशी विश्वनाथ टेम्पल बनवाया, सोमनाथ टेम्पल बनवाया, रोड बनवाए, बेल्स बनवाए, घाट बनवाए। जैसे मैं सोमनाथ टेम्पल की बात करूँ तो सोमनाथ टेम्पल इज द सिंबल ऑफ द हिंदू करेज। लगातार मोर देन 14 to 17 टाइम्स सोमनाथ टेम्पल डिस्ट्रॉय बाय द फॉरेन इन्वेडर्स। स्टिल सोमनाथ टेम्पल काफ़ी सुंदरता से बना हुआ है। कभी आपको मौका मिले तो प्रभास पाटन जाइएगा, सोमनाथ टेम्पल देख के आइएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट। तो अहिल्याबाई होलकर जी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था वो इंडिया को रिबिल्ड करने में भी रहा था। एंड अहिल्याबाई होलकर हेल्प टू प्रिजर्व द इंडियाज कल्चर एंड रिलीजियस हेरिटेज। उन्होंने क्या किया, टेम्पल्स के थ्रू इंडिया की रिलीजियस हेरिटेज को बचाया। क्योंकि जो सोमनाथ टेम्पल है, जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है, केवल ये रिलीजियस सेंटर नहीं है, दिस इज द हिस्टोरिकल सेंटर ऑफ इंडिया। तो उनका इसमें बहुत बड़ा रोल था। तो बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि रिलीजियस हेरिटेज और कल्चरल हेरिटेज को बचाया, प्रमोशन ऑफ द हैंडलूम इंडस्ट्री। जैसे नागपुर में
और पाटन में बहुत सारी साड़ी मिलती हैं, तो उसको प्रिजर्व करने में और आगे बढ़ाने में अहिल्याबाई होलकर जी का काफ़ी बड़ा हाथ था। अहिल्याबाई होलकर प्रमोटेड द माहेश्वर वेविंग इंडस्ट्री, यानी इस एरिया में जो भी वेविंग इंडस्ट्री थी, जो भी साड़ी बनाई जाती थी, जो भी कपड़े बनाए जाते थे, तो उन्होंने उसको क्या किया, प्रमोट किया। क्योंकि जब आप इस तरह की एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हो तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि उससे लोगों को रोज़गार मिलता है, और जब लोगों को रोज़गार मिलता है तो उनके हाथ में पैसे आते हैं, और जब पैसे आते हैं तो उनका जो 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 लाइफ है वो काफ़ी प्रॉस्परस होती है, दे हैव सम काइंड ऑफ अ हैप्पीनेस एंड इंक्रीज द ट्रेडिशनल हैंडलूम प्रोडक्शन। हैंडलूम प्रोडक्शन का मीन्स क्वाइट क्लियर कि उस एरिया में जितने भी कपड़ा बनाने का काम होता था उस काम को उन्होंने आगे बढ़ाया। सपोर्ट द लोकल आर्टिस्ट एंड क्राफ्टमैन एंड माहेश्वरी साड़ीज रिमेन द फेमस इवन टुडे। अब सोचो अगर ये माहेश्वरी साड़ी को सपोर्ट नहीं करती तो माहेश्वरी साड़ी शायद खत्म हो जाती और आज की डेट में हम उसका यूज़ नहीं कर पाते, बट आज की डेट में माहेश्वरी साड़ी की मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो दिस इज ऑल अबाउट एन अहिल्याबाई स्ट्रेंथ इन द बोल कल्चर एंड इकोनॉमी, क्योंकि जब हैंडलूम इंडस्ट्री को आप आगे बढ़ाओगे तो इकोनॉमी तो आगे बढ़ने वाली है। तो अहिल्याबाई होलकर का जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन था वो कल्चर के साथ साथ इकोनॉमी में भी था। राइट नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द क्वीन ताराबाई। अब जैसे आप देख सकते हो अहिल्याबाई होलकर जी हाथ में सिबलिंग लेके हैं, दिस क्वीन सिट ऑन द हॉर्स तो मीन्स वॉरियर क्वीन। ताराबाई वर द वाइफ ऑफ राजा राम एंड सी रूल्ड आफ्टर द राजा राम डेथ। मैंने पहले ही बोला था कि जब राजा राम जी की डेथ हो जाएगी तो उसके बाद पूरी की पूरी बागडोर मराठा साम्राज्य की क्वीन ताराबाई के हाथ में आ जाएगी एंड सी ऑर्गेनाइज द मराठा रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मुगल्स। सोचो, द फीमेल टुक द स्वॉर्ड टू फाइट अगेंस्ट द मुगल एंड सी शोड द एक्सेप्शनल करेज एंड लीडरशिप, यानी मराठाओं को आगे बढ़ाने में ताराबाई का बहुत बड़ा हाथ था। एंड ताराबाई सक्सेसफुली लेड द मराठा ड्यूरिंग द डिफिकल्ट पीरियड, यानी जब मराठा साम्राज्य में एक लीडर की जरूरत थी तो उस टाइम पे ताराबाई जो थी उन्होंने सिंपली जो मराठा एम्पायर है उसके खिलाफ जंग जारी रखी। दे स्टार्टेड द वॉर, इवन उस टाइम पे मराठा एम्पायर को उन्होंने स्टेब्लिश भी किया और स्टेबिलिटी भी दी। आर्किटेक्ट ऑफ द मराठा एक्सपेंशन, यानी केवल लड़ाई नहीं की, ऐसा नहीं कि डिफेंसिव खेल रही थी। सी रियलाइज द नॉर्थ इंडिया वॉज द वनरेबल, उनको पता था कि मराठा एम्पायर कमजोर हो रहा है तो उस एरिया को हम जीत सकते हैं। सी सेंड द मराठा आर्मी टू द मुगल टेरिटरी एंड सी प्लेड अ मेजर रोल इन मराठा एक्सपेंशन, यानी जो नॉर्थ तक यानी आपके दिल्ली के बॉर्डर तक जो राज्य को एक्सपेंशन करने में हाथ था वो प्लान इन्हीं का था। यानी लगातार इन्होंने मराठा आर्मीज को मुगल टेरिटरी में भेजा ताकि हम क्या कर सकें, मराठा एम्पायर को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड कर सकें। एंड हर स्ट्रेटेजी ट्रेवल द मुगल एम्पायर, लगातार इस तरीके की योजनाएं, इस तरीके की प्लानिंग की जाती थी लड़ाई करने की कि उससे क्या होता था, मराठा एम्पायर को काफ़ी दिक्कत होती थी, मुगल एम्पायर को काफ़ी दिक्कत होती थी। ताराबाई सक्सेसफुली लेड द मराठा ड्यूरिंग द डिफिकल्ट पीरियड। तो दिस इज ऑल अबाउट, तो यहाँ पे हमने एक और टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। दिस इज अबाउट द माइटी मराठा वुमेन। तो दिस इज द की टेक अवेज। अहिल्याबाई रूल्ड वाइली फॉर द 30 ईयर एंड रीबिल्ड द काशी विश्वनाथ एंड सोमनाथ टेम्पल एंड प्रमोटेड द Maheshwar handloom industry. Tarabai led the Maratha after Rajaram, expanded the Maratha influence in North Indian period of the Maratha independence. So this is all about. इसका कंक्लूजन लाइन ये है, तो वो है अहिल्याबाई होलकर एंड ताराबाई proved that strong leadership and courage not limited by the gender, their contribution remain an important part of the Maratha history. तो ये कंक्लूजन है, आप इसको चाहो तो लिख के आ सकते हो अपने एग्जाम में। अब मराठा रूल इन द साउथ इंडिया, देखो साउथ इंडिया की अगर मैं बात करूँ, जो मराठा रूल है वो लगातार एक्सपेंड करेगा। जो शिवाजी थे उसके बाद में मराठा रूल की दो ब्रांच डिवाइड हो जाएंगी। पहली जो ब्रांच है वो तो आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे, सिंपली और सिंपली महाराष्ट्र में। दूसरी ब्रांच जाएगी तंजावुर, और तंजावुर में जाके वहाँ पे दूसरे तरीके का मराठा एम्पायर शुरू होगा। तो अब हम तंजावुर में जो मराठा एम्पायर था उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, रूल करने वाले हैं। तंजावुर प्रेजेंट डे तमिलनाडु, आज की डेट में आप तंजावुर को सर्च कर सकते हो क्योंकि तंजावुर में बृहदेश्वर महादेव का बहुत बड़ा टेम्पल है। It became the important center of the Maratha culture and the region witnessed the cultural growth under the Maratha ruler. तो इस become the famous for the art, literature and music and education, यानी इस एरिया में जाके आर्ट को आगे बढ़ाया गया, लिटरेचर को आगे बढ़ाया गया और म्यूजिक को। देखो इस वाले मॉन्यूमेंट को देखिए, दिस इज द मूवमेंट विच बिल्ड अंडर द मराठा रूलर। बट यहाँ पे आपको साउथ की आइडेंटिटी अलग से देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि जिस तरीके से मुगल कर रहे थे कि वो हर एरिया में जाकर अपनी आइडेंटिटी को क्या करें, थोपें। तो ये एक मराठा एम्पायर की काफ़ी खास बात है कि किसी भी एरिया में जाके वहाँ की आइडेंटिटी को उन्होंने क्या किया है, अपनाया है। उस एरिया में जाके उस एरिया की आइडेंटिटी को उन्होंने क्या किया है, अपनाया है। तंजावुर बिकम द शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ द मराठा कल्चरल अचीवमेंट। ओके, तो तंजावुर एक और महान एग्जाम्पल है कि जहाँ पे आपको
मराठा कल्चर रिवाइवल के बारे में रीड करने को मिलेगा। बिगिनिंग ऑफ द मराठा रूल, अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यह तंजावुर, ठीक है, और यह श्रीलंका, तो इस एरिया में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एकोजी कॉन्क्वेस्ट, तो एकोजी वाज द हाफ ब्रदर ऑफ द छत्रपति शिवाजी महाराज। हाफ ब्रदर का मतलब कैसे, मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया था, तो एकोजी जो थे, जो छत्रपति शिवाजी थे उनके फादर के शायद 2 वाइफ थी, उसमें से दूसरी जो वाइफ ने उनके जो बेटे थे वो एकोजी थे। ही कॉन्कर द तंजावुर रीजन इन द लेट 17th सेंचुरी एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ द मराठा रूल इन द तंजावुर। तो उन्होंने क्या किया, तंजावुर पे हमला किया और तंजावुर में मराठा रूल की शुरुआत की। एंड रीजन रिमेन्ड एन इम्पोर्टेंट मराठा सेंटर फॉर द मैनी ईयर्स, यानी जब उन्होंने हमला किया तो बहुत साल तक मराठा रूल वहाँ पे चला। जब किसी एरिया में मराठा रूल या कोई भी रूल चलेगा तो आपको देखने को मिलेंगे 2 चीज़ें, क्या, एक तो वहाँ पे कल्चरल रिवाइवल होगा, दूसरा उस एरिया में एक नया कल्चर भी फ्लोरिश होगा। तो एको जी के शासन में वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक नए तरीके का कल्चर। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट कि यहाँ पे जो मराठा एम्पायर थी उसकी शुरुआत कैसे हुई। शुरुआत कैसे हुई, जो शिवाजी के हाफ ब्रदर थे एको जी, उन्होंने जाके क्या किया, कॉन्क्वेस्ट किया और वहाँ पे मराठा एम्पायर की शुरुआत की। सिनर्जिक कल्चर, द ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशन, यहाँ पे आपको मराठा कल्चर, दूसरा आपको देखने को मिलेगा क्या, तंजावुर के कल्चर का मिक्सअप देखने को मिलेगा। तंजावुर डेवलप्ड द यूनिक मिक्स्ड कल्चर, तमिल तेलुगु मराठी ट्रेडिशन इंक्रीज फ्रीली। ऐसा नहीं था कि जाके सीधे तेलुगु और तमिल पे रोक लगा दी, नहीं, एको जी ने मराठी को इन दोनों लैंग्वेज के साथ में मिलने का मौका दिया। तमिल को भी प्रमोट किया गया, तेलुगु को भी प्रमोट किया गया और मराठी ट्रेडिशंस को भी प्रमोट किया गया। उससे जो इंट्रोडक्शन हुआ, एक नई तरीके का ट्रेडिशन देखने को मिला। डिफरेंट लैंग्वेज एंड कस्टम्स इन्फ्लुएंस वन एंड अनदर, लगातार एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस कर रही थी, दूसरी लैंग्वेज पहली लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस कर रही थी, एक नई तरीके का कल्चर बनने लगा। होता है ना, जैसे आज से 20 साल पहले की बात करूँ तो मार्केट में इतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, जैसे मोमोज हो गया, पिज्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया। आज की डेट में आप एक स्ट्रीट पे चल के मल्टीपल चीज़ें देख सकते हो। आप वहाँ पे डोसा खा सकते हो, साउथ इंडिया का है, आप वहाँ पे नान खा सकते हो, नॉर्थ इंडिया की है, आप वहाँ पे मोमोज खा सकते हो, आपके पहाड़ी एरिया का है। तो ये क्या है, कल्चरल ट्रेडिशन का मिक्सअप है ना। द डिफरेंट लैंग्वेज एंड कस्टम इन्फ्लुएंस वन एंड अनदर एंड दिस क्रिएट अ रिच कल्चरल एनवायरनमेंट, यानी तंजावुर में भी एक अलग कल्चरल एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलेगा। कल्चरल डाइवर्सिटी बिकम द स्ट्रेंथ ऑफ तंजावुर, यानी इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, कल्चरल डाइवर्सिटी, क्योंकि तंजावुर बहुत साउथ में है तो मुगल हमलों का इतना खतरा नहीं है। ऊपर शिवाजी का एम्पायर है, तो शिवाजी क्या है, लगातार मुगल एम्पायर को रोके हुए हैं। तो तंजावुर को अपनी पूरे के पूरे कल्चर को डेवलप करने का टाइम मिलेगा। तो बेसिकली जब आप जाओगे, द पैट्रोनेज ऑफ द आर्ट एंड लिटरेचर, अब तंजावुर में मराठा रूलर जो थे उन्होंने क्या किया, आर्ट और लर्निंग को काफ़ी सपोर्ट किया। मैनी रूलर्स वाज पोइट एंड ड्रामेटिस्ट, यानी मल्टीपल जो रूलर थे, जो राजा थे, वो खुद कवि थे। और इंडिया में तो उन राजाओं की बहुत लंबी लिस्ट है जो कवि रहे हैं। समुद्रगुप्त बीणा बजाया करते थे, स्कंदगुप्त, और जो आपके विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय हैं, उन्हें तो बुक लिखी हैं, अमुक्तमलया। तो मैनी रूलर्स वर द पोइट एंड ड्रामेटिस्ट, द लिटरेचर फ्लोरिश अंडर द रॉयल पैट्रोनेज एंड न्यू कल्चर ट्रेडिशन डेवलप। तो ज़्यादा कुछ आपको पढ़ने के लिए नहीं है स्लाइड में। द रूरल एक्टिविटी प्रमोट द लिटरेचर एंड आर्टिस्टिक एक्सीलेंस, यानी जो अच्छा काम करता था उसको लगातार क्या किया गया, सपोर्ट किया गया। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट। अब उसके बाद में आपको सरफोजी सेकंड एंड द ग्रेट स्कॉलर, उनके बारे में रीड करने को मिलेगा। सरफोजी वर द वन ऑफ द मोस्ट फेमस तंजावुर रूलर, ही नो द सेवरल इंडियन एंड यूरोपियन लैंग्वेज। तो ये जो आपको पिक देखने को मिली है, दिस इज द किंग सरफोजी, क्योंकि मुझे ऑनलाइन मिली थी। तो सबसे पहले तो इनको बहुत सारी लैंग्वेजेस की नॉलेज थी। अब किसी बंदे को ज़्यादातर लैंग्वेजेस की नॉलेज होती है ना, तो एक बैरियर खत्म हो जाता है। जैसे मुझको पोर्चुगीज लैंग्वेज भी आती है तो मैं पोर्चुगीज से बात कर सकता हूँ, मुझे फ्रेंच लैंग्वेज आती है तो मैं फ्रेंच पर्सन से भी बात कर सकता हूँ। तो आप आइडियाज़ को बहुत ईजिली क्या कर सकते हो, ट्रांसमिट कर सकते हो। ही हैड द डीप इंटरेस्ट इन द एजुकेशन एंड कल्चर एंड हिज रीजन बिकम द गोल्डन पीरियड ऑफ तंजावुर, यानी इनके काल को गोल्डन पीरियड बोला जाता है क्योंकि लगातार उसमें कल्चरल चेंजेस हुए, एजुकेशन में काफ़ी सारे चेंजेस हुए। सरफोजी सेकंड वॉज द स्कॉलर एंड पैट्रॉन ऑफ नॉलेज, यानी उन्होंने स्कॉलर्स को और रूलर ऑफ सॉरी जो सरफोजी सेकंड थे वो एक ऐसे राजा थे जिन्होंने स्कॉलर को क्या दिया, पैट्रोनेज दिया। पैट्रोनेज का मतलब क्या है कि आप बहुत अच्छे स्कॉलर हो, आप हमारे अंडरटेकिंग में रहो, हम आपको खाना पीना और आपको सैलरी देंगे। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, पूरे राज्य को आगे बढ़ाया। तो बेसिकली सरफोजी ने आगे और क्या क्या काम किया। सरफोजी सेकंड wrote the Marathi play called the Devendra Purvanji and played described the world geography
और रिफ्लेक्ट द नॉलेज अवेलेबल एट दैट टाइम। उन्होंने वर्ल्ड ज्योग्राफी पे बुक लिखी और एक पूरा का पूरा ड्रामा लिख दिया, मराठी प्ले, ओके, एंड रिफ्लेक्ट द नॉलेज अवेलेबल एट द टाइम। उस टाइम पे जो नॉलेज अवेलेबल थी वो पूरी की पूरी नॉलेज आपको इस बुक में देखने को मिलेगी, क्योंकि देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी काफ़ी चेंज हुई है, फिर भी उस टाइम पे तंजावुर में बैठ के बुक लिखना दिस इज क्वाइट बिग डील। एंड इट्स कंबाइंड द एजुकेशन एंड लिटरेचर, इसमें एक तो आपको लिटरेचर देखने को मिलेगा और एजुकेशन देखने को मिलेगा। देवेंद्र कुरबंजी वॉज रिटन बाय द सरफोजी सेकंड एंड सरफोजी प्रमोट द लर्निंग थ्रू द लिटरेचर। वो क्या चाहते थे, लोगों को लिटरेचर के थ्रू पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे केवल राजा का काम रूल करना नहीं है, वो लिटरेचर को भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो ज्योग्राफी पे बुक भी लिख रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ द म्यूजिक एंड डांस, सरफोजी सपोर्ट टैलेंटेड म्यूजिशियन एंड मॉडर्न कर्नाटिक म्यूजिक डेवलप ड्यूरिंग हिज रीजन। बेसिकली जो इंडियन म्यूजिक है वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो हिंदुस्तानी म्यूजिक है जो नॉर्थ इंडिया में देखने को आपको मिलेगा, दूसरा कर्नाटक म्यूजिक है जो आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा। बिकॉज जब द मराठाओं ने हमला किया था, सॉरी मुगल्स ने हमला किया था नॉर्थ इंडिया में, तो हिंदुस्तानी म्यूजिक इतना प्योर नहीं है जितना आपको कर्नाटक म्यूजिक देखने को मिलेगा। अगर ओल्डेस्ट फॉर्म देखने तो आपको कर्नाटक म्यूजिक को देखना चाहिए। तो इनके रीजन में सॉरी इतना डेप्थ में नहीं गया ना, कर्नाटक म्यूजिक में काफ़ी कुछ चेंजेस, काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुआ। भरतनाट्यम बिगेन टेकिंग प्लेस इन द मॉडर्न फॉर्म, भरतनाट्यम को भी इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया एंड परफॉर्मिंग आर्ट रिसीव द रॉयल सपोर्ट। यानी लगातार जो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट थे, जो डांस करते थे, जो प्ले करते थे, उन सबको क्या मिला, सरफोजी का सपोर्ट मिला। एंड तंजावुर बिकम द सेंटर ऑफ द इंडियन क्लासिकल आर्ट, यानी सरफोजी के टाइम पे जो तंजावुर था वो इंडियन क्लासिकल आर्ट का क्या बन गया, सेंटर बन गया। तो अब आपको वही चीज़ रिपीट करनी है, आपको केवल दो राजाओं के नाम याद करना है, इकोजी एंड सरफोजी, ओके। धनवंतरी महल, केवल इनको डांस और ज्योग्राफी में नहीं, इनको मेडिसिन में भी काफ़ी इंटरेस्ट था। सरफोजी वॉज इंटरेस्टेड इन मेडिसिन, मेडिसिन में बहुत सारा काम किया। ही स्टेब्लिश द धनवंतरी महल, मेरे स्टाइलस को क्या हो गया, ठीक है। धनवंतरी महल में क्या था, पेशेंट्स को फ्री ट्रीटमेंट मिल रहा था, और दूसरा पेशेंट्स को बोथ इंडियन एंड वेस्टर्न मेडिसिन वर्स यूज। यहाँ पे एक तरीके का रिसर्च चल रहा था, लगातार मेडिसिन को कलेक्ट किया जा रहा था, उन मेडिसिन से वहाँ के जो लोग थे, जो भी पेशेंट्स थे, उनको मुफ्त में इलाज मिल रहा था, फ्री ट्रीटमेंट मिल रहा था। बोथ इंडियन एंड वेस्टर्न मेडिसिन वर यूज। धनवंतरी महल वॉज द इंपॉर्टेंट मेडिसिन सेंटर, आज भी है। सरफोजी प्रमोटेड द हेल्थ केयर एंड साइंटिफिक लर्निंग, ऐसा नहीं था कि केवल जादू टोने से काम कर रहे हो, नहीं, लगातार एक रिसर्च चल रही थी एजुकेशन को लेकर। दूसरे सरफोजी द फर्स्ट पर्सन हु प्रमोट द प्रिंटिंग प्रेस, क्योंकि देखो प्रिंटिंग प्रेस का प्रॉफिट क्या है, सबसे पहले तो ये समझो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, वो चीज़ खत्म हो जाएगी। अगर मैं क्लास में पढ़ा रहा होता तो एक लेक्चर में सारी चीज़ें खत्म, उतना ही सेफ होगा जितना मैंने कॉपी पे कराया है, जितना आपने याद किया है। बट अगर मैंने उस चीज़ को प्रिंट कर दिया तो हज़ारों साल तक सेव हो जाएगा। तो सरफोजी स्टेब्लिश द प्रिंटिंग प्रेस, इट वॉज द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस स्टार्टेड बाय द इंडियन रूलर। इससे पहले गुजरात के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने भी एक प्रिंटिंग प्रेस मंगाई थी, बट उसको चला नहीं पाए थे। ही रिकॉर्डेड द भोंसले फैमिली हिस्ट्री, तो जो भोंसले फैमिली की हिस्ट्री है, उन्होंने उसको क्या किया था, बृहदेश्वर टेम्पल की वॉल पे लिखवाया था। आज भी अगर आप बृहदेश्वर टेम्पल पे जाओ तो आपको भोसले फैमिली की पूरी पूरी हिस्ट्री वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सरफोजी इंश्योर द प्रिजर्वेशन ऑफ द हिस्ट्री एंड नॉलेज, तो सरफोजी ने क्या किया, हिस्ट्री और नॉलेज को प्रिजर्व किया थ्रू प्रिंटिंग प्रेस एंड द बॉल ऑफ द टेम्पल्स, क्योंकि जो हिस्ट्री आप प्रिजर्व करोगे वो हिस्ट्री हज़ारों साल तक रहनी चाहिए, सबसे पहली चीज़ तो यही है। तो उन्होंने सिंपली प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू बुक्स करवाई, जैसे ये इंस्क्रिप्शन है, तो ये आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे भोसले फैमिली की पूरी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, ठीक है। सो बेसिकली आ रिकॉर्ड फॉर द पोस्टेरिटी, पोस्टेरिटी का मतलब होता है भावी पीढ़ी, बिकॉज हम किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना क्यों चाहते हैं, मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड करना क्यों चाहता हूँ, क्योंकि जो आने वाले स्टूडेंट है वो भी इसको ईजिली देख पाएँ। तो बेसिकली वो भी यही काम कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, टेम्पल्स बॉल जो थी उस पर जाके उन्होंने इन सारी चीज़ों को क्या किया, इंस्क्रिप्ट किया, लगातार इन्होंने इसको लिखवाया, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि जो उस टाइम पे जो मराठा रूलर थे वो किस तरीके के थे। इट इज़ अमॉन्ग द लार्जेस्ट सिंगल इंस्क्रिप्शन इन इंडिया। इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि एक आपके पास में स्टोन होगा, उस स्टोन पे आप कुछ लिख रहे हो, तो ये लार्जेस्ट है। काफ़ी डिस्क्रिप्टिव हिस्ट्री लिखी है इन्होंने। इट प्रोवाइड द वैल्यूएबल हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। आज भी हिस्टोरियन इसको क्या करते हैं, रीड करते हैं एंड प्रिजर्व द मराठा हेरिटेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन। तो उन्होंने क्या किया, ऐसी चीज़ें छोड़ी जो आज हिस्टोरियन के काम में आ रही हैं, और आप भी पढ़ रहे हो और हम भी पढ़ रहे हैं। इसमें से बहुत सारे पार्ट तो यहीं से लिखे होंगे। द कंक्लूजन क्या है, द कंट्रीब्यूशन टू इंडिया मराठा चैलेंज द मुगल डोमिनेंस विल्ड आ लार्जेस्ट इंडियन एम्पायर बिफोर द ब्रिटिश रूल एंड डेवलप्ड द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, प्रमोटेड द लोकल ट्रेडिशन विदाउट द रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली हम एंड में आ चुके हैं। तो ये पूरे का पूरा टेक अवे है, इसको आप रीड कर लेना, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो मैं आपको अलग से पढ़ाऊँगा ना, वही सारी चीज़ें हैं। एंड लास्ट में कंक्लूजन लाइन, द मराठा नॉट ओनली बिल्ड अ पावरफुल एम्पायर
what enrich the Indian culture, education, healthcare, literature, music, administration, their version of the Swaraj later and spread the Indian freedom movement। जो मैंने आपसे पहले से बोला था, केवल एम्पायर नहीं है, एक पूरा का पूरा नॉलेजेबल सेंटर है, कल्चर है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपका चैप्टर क्या होता है, ख़त्म होता है। और वेरी सुन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर कॉल द कॉलोनियल रूल इन इंडिया। आज के लिए तब होता है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं।